हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीसें मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे रेलवे के प्रश्नों को देखेंगे जिसे आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 10 सेकंड ज़्यादा ही बता दिया है। आप ऐसे क्वेश्चन को 5 सेकंड या 2 सेकंड में भी सॉल्व कर पाएंगे। ये पार्ट 5 है। अगर 1 से लेकर 4 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ मैराथन के नाम पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, पाई का मान दिया हुआ है 22/7। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, क्योंकि 22 ऊपर में है। ये होता है 2 × 11। तो अगर ऑप्शन से देखें 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। 1 से 2 सेकंड में आसानी से आप बना सकते हैं। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आप इसे हमेशा सॉल्व करें। ये आरआरबी एनटीपीसी में 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया होगा कि कुछ परसेंट वस्तुओं को हानि पे बेचा जाए और जो शेष वस्तु है उसे लाभ पर बेचा जाए, और उसके बाद क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 40% वस्तु को 2% हानि में बेचा गया है। तो बचा हुआ शेष वस्तु कितना हो जाएगा, 100 में 40 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 में। और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2:3। इसका मतलब ये जो 2 है इसको हम 2% हानि में बेचे हैं, और ये जो 3 है इसको 4% लाभ में बेचे हैं। और अगर हम टोटल 2:3 का रेशियो x मान लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × -2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा 3 × 4, क्योंकि ये प्रॉफिट में है। और ये टोटल कितना हो जाएगा 5 × x। ये कैसे आया, यहाँ हम लोगों ने x माना था और रेशियो 2 और 3 का है, दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 = 5x। तो यहाँ से x हो जाएगा 8/5%। और ये दिया हुआ है टोटल हमारा 250। तो यहाँ 250 लिख लेते हैं। तो अगर इससे हम 8% निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250। और उसके बाद अगर इसका 4% निकालें ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ, ये हो गया 625। अगर हम 100% निकालते हैं तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई हुआ है, 25 से हुआ है। तो 625 को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15,625। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन में हमें पैटर्न देखना होगा। अगर पैटर्न दिया हुआ है x + 1/y = 1 और y + 1/z = 1, और पूछा जाए z + 1/x, तो ये भी हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको चलिए लिखते हैं। ये दिया हुआ a cos θ - b sin θ, ये है c, और पूछा गया है a sin θ + b cos θ। तो अगर हम इसे d मान लेते हैं तो यहाँ पे पैटर्न हम क्या देख रहे हैं वो ऑब्जर्व करना होगा। cos θ के साथ पहले एक बार a आया है, बाद में b आया है, और sin θ के साथ एक बार b आया है और एक बार a आया है। तो जब भी ऐसा हो तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट दिया हुआ है उसका स्क्वायर का एडिशन करना होगा, और ये हो जाएगा इसके स्क्वायर के एडिशन के बराबर। ये हो जाएगा c² + d²। और अगर हम d का वैल्यू निकालें ये हो जाएगा a² + b² - c² का √। ऑप्शन नंबर बी। जब भी क्वेश्चन दिया हो साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में और उसका न्यूनतम वैल्यू निकालना होगा, तो कॉस का जो भी कोफिशिएंट दिया होगा वो उसका मैक्सिमम हो जाएगा वैल्यू। इसका मतलब 3 अगर निकाला जाए ये हो जाएगा मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे मिनिमम पूछा गया है तो साइन का जो कोफिशिएंट होगा वो मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है।
तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिया रहेगा, एक हाइट दिया रहेगा और यहाँ पे बोला जाएगा कि एंगल एक 45 बना रहा है और एक 30 बना रहा है और इसके बीच का दूरी दिया होगा। यहाँ पे दूरी दिया हुआ है 50 मीटर, तो ये 50 लिख देंगे। तो जब भी 30 और 45 का केस हो डिग्री का, तो इसमें आपको याद रखना होगा कि जब भी हाइट होगा, बीच की दूरी यहाँ पे 50 है तो 50 करेंगे और इसका हम लोग हाफ करना होगा और इसे मल्टीप्लाई हमेशा करना होगा √3 + 1 से। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 इंटू √3 + 1। यहाँ पे 30 डिग्री और 45 डिग्री का केस था। अगर यहाँ पे 60 डिग्री और 45 डिग्री का केस हो तो यहाँ पे हाइट जो हम लोगों ने निकाला है वो सेम निकलेगा, लेकिन इसमें एक और √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए केस दिया हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री का। तो जब भी ऐसा केस हो और उसके बाद हाइट पूछा जाए तो क्या करना है, दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे क्या है 40√3 है, वो लिखना है और इसका फिर हम लोगों को हाफ करना है जैसा पिछले क्वेश्चन में किए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और पूछा गया है कि इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पे 36 दिया हुआ है, बस इसका हाफ कर दीजिए, ये हो जाएगा 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एक और केस होता है, इसमें पूछा जाए कि इसको कंटिन्यू हम लोग मिलाते जा रहे हैं और ये अनंत तक गया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले वाले वर्ग का क्या है 36, इसका हाफ हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 9 और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये जीपी के फॉर्म में हो गया, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और ये इन्फिनिटिव तक जाए तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यहाँ पे 36 है, इसका बस डबल कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 72। लेकिन यहाँ पे बस एक ही का पूछा गया था, तो बस 36 का हम लोगों ने हाफ कर दिया, आंसर हो गया 18। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है समबाहुभुज का अंतःकोण और बहिष्कोण का अंतर दिया हुआ है। ये है 4:1 का और भुजाओं की संख्या पूछा गया है। तो इसमें कोई भी फॉर्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं है। जो बहिष्कोण है उसको सिर्फ 2 बनाना है। तो यहाँ पे 1 है, तो 2 कैसे बनेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो अंतःकोण हो जाएगा 8 और बहिष्कोण हो गया 2। अब भुजाओं की संख्या पूछा गया है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 10। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है और बेलन का आयतन पूछा गया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है πr² और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है जो 11 का मल्टीपल है। तो इसे बिना सॉल्व किए भी आप आसानी से आंसर टिक करके आ सकते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। अब यहाँ पे भी बेलन का आयतन पूछा गया है। बेलन का आयतन होता है πr²। इसका मतलब 11 का जो मल्टीपल होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बस यही 11 का मल्टीपल है, बाकी 11 का कोई भी मल्टीपल नहीं है। तो आप इसे डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन 11 का मल्टीपल हो तब आपको ट्रेडिशनल मेथड से बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों यह था पार्ट 5। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा।